नमस्कार दोस्तों, हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको भाग 1 में भारत के परिचय में आपको बताया था कि किस प्रकार भारत को की जो स्थिति के बारे में बताया था कि भारत की स्थिति को जानने के लिए हमें उसे 2 प्रकार से समझाया। एक तो आपको बताया महाद्वीप के आधार पर और दूसरा हमने बताया था ग्लोब के आधार पर। महाद्वीप के आधार पर, जैसे महाद्वीप के आधार पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण के भाग में स्थित है। और दक्षिण में कितने देश हैं? तो भारत को मिलाकर दक्षिण में 8 देश हैं। और उन 8 देशों के जो समूह है उसको हम मिलाकर जो एक संगठन बनाया गया उसे हमने क्या कहा? सार्क कहा। और सार्क जो है कई को हिंदी में हमने दक्षेस बताया। इसी प्रकार उन 8 देशों के हमने नाम बताए, उनकी राजधानियां बताई और आपको ये भी बताया कि किस प्रकार वो आपस में सही मिलान के से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने ग्लोब के आधार पर बताया कि किस तरह भारत कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब के आधार पर भारत अगर देखा जाए अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तर में है और देशांतरी के आधार पर, देशांतर 0 डिग्री के आधार पर भारत किधर है? पूर्व में। तो इस प्रकार ग्लोब की आकृति के आधार पर भारत हमारा उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये चीज़ हमने समझा दी। अब हम आगे बात करते हैं भारत के विस्तार की। कपड़ा कहाँ चला गया? भारत के विस्तार स्थिति हम समझा चुके हैं। अब बात करते हैं भारत के विस्तार की। तो भारत का विस्तार जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ग्लोब में किस प्रकार भारत का कहाँ पर स्थित है। थोड़ी सी रिवीजन हो रही क्लास का। हमने बताया ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके बाद हमारी उत्तर में ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारी मकर रेखा है। अब जब हम भारत को स्थिति देशांतरी आधार पर बांटते हैं तो हमने भारत को ये 0 डिग्री के आधार पर बांटा और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या नाम दिए? कर्क रेखा है। अर्थात भारत की ग्लोब की स्थिति के आधार पर आप देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। लेकिन अब विस्तार की बात की जा रही कि भारत का विस्तार, तो आगे चलते हैं भारत के विस्तार में कि किस प्रकार भारत का विस्तार कैसे हुआ है, फैलाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम मैप बना लेते हैं भारत का और ग्लोब के अंदर, जिससे हमें पता चले कि हाँ कितना इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। थोड़ा हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं भारत का मैप बनाने की। देखिए, अब हम बात करते हैं भारत के विस्तार की। मैप सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। अब हम देखते हैं कि भारत का ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है? तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है और ये आपका दक्षिण बिंदु है और ये आपका उत्तर बिंदु है। तो देखा जाए भारत का अक्षांशीय आधार पर भारत का जो विस्तार है वो कितना है? तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है, जो कि ये तमिलनाडु के पास से इसका वो आधार लिया गया है। और ऊपर हमारा ये जम्मू कश्मीर उत्तर में इसका जो अक्षांशीय आधार है 37 डिग्री पॉइंट लगाकर इसका है 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत के विस्तार में, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितनी डिग्री के आधार पर है? तो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट
इंग्लिश में इसे साउथ पोल कह लीजिए या साउथ कह दीजिए। तो ये इस तरह इसका उत्तरी विस्तार है। और भारत का आप देखेंगे पूर्व और पश्चिमी विस्तार, तो जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है वो देशांतर के आधार पर बटा हुआ है। तो इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन पूर्वी यानी दोनों के मध्य भारत का कितना विस्तार है उसके आधार पर। तो भारत का जो ये विस्तार है ये इधर गुजरात की तरफ से लेंगे अगर पश्चिम की ओर, तो 68 डिग्री 7, ये आपका ईस्ट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना हमने आपको भी बताया था कि जब भी हमारा लंदन के समय से किसी भी देश का समय आगे की ओर होगा तो वह देश कहाँ स्थित होगा? पूर्व में स्थित होगा। तो इसलिए हमें ये देशांतरी विस्तार के आधार पर हमें ये ईस्ट बताना पड़ रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। तो अब भारत का विस्तार कैसा है? अक्षांशीय आधार पर अगर उत्तर से और दक्षिण की ओर देखें तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक में इसका दक्षिण में कितना है? इसका 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट है, और ऊपर उत्तर में 37 डिग्री से लेकर 6 मिनट तक है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर आने में या ईस्ट इसलिए कह दिया गया क्योंकि इस कहीं ना कहीं हमारा लंदन के समय से इसका आगे होने के कारण ये ईस्ट ही विस्तार बताया जाएगा, इसलिए ईस्ट लिख दिया गया। 68 डिग्री से 7 मिनट से ईस्ट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये इसका विस्तार है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में। अगर इसको ग्लोब में बनाया जाएगा तो ग्लोब में अगर आप देखना चाहें तो ग्लोब में छोटा सा हम बनाकर यहाँ पे समझाए दे रहे हैं कि देख लीजिए किस प्रकार से ये है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारे देशांतर रेखा है। छोटे छोटे कई भागों में बढ़ जाते हैं, अब इन्हीं के बीच में हमको भारत भी बनाना पड़ेगा। तो ये आपको बताए दे रहे हैं, ऐसे हमने बांटा है। अब हमारी ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरी है। अब हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है। ये मैं ऐसे भारत बना रही हूँ सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने आपको समझाया। यानी 68 डिग्री 7 से इधर से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसका ये देशांतरी विस्तार हो गया, और इसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक ये हो गया। तो इस प्रकार भारत का विस्तार क्रम है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे होता है? तो जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी होती हैं वहीं पर सर्वाधिक तापमान होता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी रहती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। यानी तापमान यहाँ पर हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है। इसी प्रकार जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान हमारा क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। और जैसे ही हम ध्रुवों से इधर विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो तापमान हमारा क्या होगा? अधिक होगा। कारण क्या है कि जब जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वैसे वैसे तापमान भी
कहीं ना कहीं जिस प्रकार विषुवत रेखा में वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती, इसलिए तापमान सर्वाधिक होता। और जैसे सूर्य की किरणें देखिए, पृथ्वी कहीं ना कहीं पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण भी एक कारण है कि कहीं जो सूर्य की किरणें हैं ऐसे तिरछी होकर निकल जाती हैं, जिससे यहाँ पर वर्ष भर प्रकाश नहीं रह पाता और यहाँ का तापमान क्या रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। तो यह एक कारण ये भी है कि वर्ष भर कहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहेगा, तो सर्वाधिक तापमान हमारा वर्ष भर विषुवत रेखा पर रहेगा। अब हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि कभी कभी एक प्रश्न आता है कि हम अक्षांश रेखा के द्वारा तापमान का ज्ञान हम कैसे करेंगे। यानी अक्षांश रेखा के आधार पर या अक्षांश रेखा द्वारा हम तापमान का ज्ञान कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम जो भी तापमान का ज्ञान करते हैं वह हम अक्षांश रेखा के द्वारा ही करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं, एक प्रश्न अगर हम आपसे पूछें तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि तापमान का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं द्वारा हम तापमान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि विषुवत रेखा में वर्ष भर तापमान सर्वाधिक रहता है, कारण क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधे वहाँ पर पड़ती हैं। अब हमें जानना है कि अक्षांश रेखा के द्वारा तो हम आपको बताए दे रहे हैं, अभी हमने बताया कि पृथ्वी का ये हिस्सा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल। अब ये जो पृथ्वी का, जैसे ही हम अभी हमने आपको समझाया कि अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान हमारा क्या होगा, कम होगा, और जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो हमारा तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ये भी हमने समझाया। तो इस प्रकार हमने तापमान का अध्ययन किससे किया, अक्षांश रेखाओं के आधार पर। जैसे जैसे जिन अक्षांश रेखाओं पे सूर्य की किरणें, जिस प्रकार जब जून में हमारे कर्क रेखा पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, फिर दिसंबर में यहाँ मकर रेखा में दक्षिण में पड़ती हैं तो वहाँ पर गर्मी अधिक होती है, यहाँ का तापमान अधिक कम होता है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे जिस अक्षांश रेखा में पड़ती है उस प्रकार वहाँ का तापमान का हमें ज्ञान मिलता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में कि तापमान का ज्ञान किस प्रकार या किसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो हम इसका उत्तर यही था अक्षांश रेखा, लेकिन उसे विश्लेषणात्मक अध्ययन करिए या समझाइए। तो इस प्रकार हम एक मैपिंग बनाकर उसको हम समझा सकते हैं कि इस तरह ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की कमी होती है और ध्रुवों से वापस आने पर विषुवत रेखा की ओर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, एक शॉर्ट टिक हम आपको बताए दे रहे हैं कि जो अक्षांश का मान होता है, अक्षांश रेखा का मान वन अपॉन व्युत्क्रमापी 1/, तापमान। यानी ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कहाँ पर तापमान की कैसी स्थिति है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। अगर ए स्थान में कह दिया जाए कि 0 डिग्री पर है, ये स्थान 0 डिग्री पर है और जो बी स्थान है हमारा ये 90 डिग्री पर है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि किस डिग्री पर तापमान कितना है। तो सर्वप्रथम वही लॉजिक अभी हमने बताया कि जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, ध्रुवों से जब हम 0 डिग्री की ओर या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो तापमान में अधिकता होती है, कारण वही सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ए स्थान जो है हमारा 0 डिग्री पर है और जो बी स्थान हमारा 90 डिग्री पर, तो कहाँ पर तापमान की अधिकता होगी। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई अधिक है, ये 90 डिग्री है, लेकिन जब 90 डिग्री में, अब आपको लग रहा होगा 90 डिग्री है तो तापमान अधिक होगा, ये 0 डिग्री है तो तापमान कम होगा। लेकिन यहाँ पर ही हमने समझाया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, कारण
पृथ्वी का 23.5 डिग्री अंश घुमा होने के कारण, जैसे जहाँ यहाँ पर तो सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, लेकिन उसके बाद जिन जिन अक्षांश रेखाओं पे सूर्य की किरणें कैसे जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण पूर्णतः सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पड़ती, जिस कारण वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यही कारण है कि जब हम 0 डिग्री की ओर आएंगे तो हमारे पास तापमान की क्या होगी, अधिकता होगी। तापमान को हमने T से डिवाइड कर दिया, और 90 डिग्री में जब आएंगे तो तापमान हमारा क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार हम दूसरा भी आपको कह सकते हैं, एक समझ लीजिएगा। जैसे अगर हम बताएं एक स्थान A है और B है, तो A हमारा 8 डिग्री में है। अभी हमने आपका ये भारतीय विस्तार बताया था, तो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा दक्षिण में है, 37 डिग्री और 6 मिनट हमारा उत्तर में है। तो हमने ये B स्थान को मान लिया 37 डिग्री। ठीक, अब आप बताइए कि तापमान की कहाँ पर अधिक होगा और कहाँ पर कम होगा। तो देखा जाता है कि अब वही लॉजिक जो अभी हमने बताया कि जब 8 डिग्री पे होगा तो तापमान क्या होगा, हमारा अधिक होगा, और जब हम 37 डिग्री पे होंगे यानी उत्तरी अक्षांश में होंगे तो तापमान हमारा क्या होगा, कम होगा। अब इसके लिए हम आपको भारत के उसमें बता दे रहे हैं कि 8 डिग्री हमारा जहाँ पर है वहाँ पर हमारा तमिलनाडु, तो यानी तमिलनाडु में आप देखते होंगे कि तापमान अधिक होता है, और 37 डिग्री यानी जो उत्तरी हमारा है उच्च स्थान है, तो जो उच्च स्थान होते हैं यानी लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब लद्दाख हो गया है, तो यहाँ हम तमिलनाडु कह सकते हैं कि यहाँ तमिलनाडु में आपने देखा ये निम्न भूमि पे जब नीच स्थान पर आते हैं तो यानी 8 डिग्री पर हमारा तापमान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे हम उच्च स्थान पर यानी ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान हमारा क्या होता है, कम होने लगता है। और ये जैसे हमारे भारत में लद्दाख में यहाँ पर तापमान कम है और जैसे तमिलनाडु में तापमान अधिक है। तो इस प्रकार हम इस तापमान को ज्ञात कर सकते हैं, यानी अक्षांश रेखे के मान के द्वारा हम उसके विपरीत अनुपाते 1/, तापमान होता है। इस सूत्र के आधार पर हम तापमान के कमी और उसकी अधिकता का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कि अक्षांश रेखा के द्वारा हम तापमान का ज्ञान करते हैं, और ये हमने आपको एक ट्रिक बता दी, और इसके आधार पर आप किसी भी जगह या स्थान या देश का आप तापमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं उच्च अक्षांश की स्थिति। एक प्रश्न आया था, मेंस का ही प्रश्न है, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये उच्च स्थान में तापमान क्यों कम हुआ, और अगर तापमान में कमी है तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो एक प्रश्न बनता है, देखिए हम आपको समझाए दे रहे हैं कि एक प्रश्न आया था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है। मेंस का क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है। अब आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ पर है, उच्च स्थान है, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। तो यानी आपको एक चीज़ और छोटी सी बात है समझ में आना चाहिए कि जहाँ तापमान में कमी होगी वहाँ निश्चित तौर पे वर्षा कम होगी, और जहाँ तापमान में अधिकता होगी, तापमान में अधिकता होगी वहाँ वर्षा अधिक होगी। तो आप लोग देखते होंगे कि जब हमारा ये तमिलनाडु और केरल से होते हुए मानसून आता है तो कितनी वर्षा होती, क्यों, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक तापमान हो जाता है। और ये आप देखते होंगे कि आपके उच्च स्थानों में वर्षा कम होती है। तो एक प्रश्न आया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का कारण क्या है। तो एक तो वो उच्च भूमि पर स्थित है, दूसरा उच्च भूमि होने के कारण वहाँ तापमान की कमी है, तो वाष्पीकरण नहीं हो पाता। अगर जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा कम होगी, और अगर वर्षा कम होगी तो जाहिर से बात है फसल भी नहीं होंगी, गेहूँ वेहूँ वगैरह यहाँ पर नहीं होते। आप खुद ही जानते हैं, सिर्फ यहाँ पर केसर की खेती सर्वाधिक होती है और बाकी फसलों का यहाँ कोई भी उत्पादन नहीं है। दूसरा एक इसके बाद अगर फसल नहीं होगी तो उद्योग भी नहीं होंगे, और उद्योग नहीं होंगे तो क्या बढ़ेगी, रोजगार भी नहीं होगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी।
रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यही कारण है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की अधिकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? तापमान की कमी, वर्षा का कम होना, फसल, जब वर्षा कम होगी फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो उद्योग भी नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं मिलेंगे, जिसके कारण वहाँ के लोग पलायन करते हैं। पलायन से तात्पर्य है एक जगह, यानी जब हमारी आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी, जब लोगों की उस जिस राज्य की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती है तब वहाँ से लोग पलायन करते हैं, अर्थात दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। उस स्थिति को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को हम क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। तो ये मेंस का प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का कारण क्या है। तो ये उसका एक सिंपल सा सरल शब्दों में उत्तर दिया। लिखने के लिए तो आप 3 पेज लिख सकते हैं, 2 पेज लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही तरह प्रश्न आ जाए कि जब आखिर उच्च भूमि में उत्पादकता की कमी क्यों होती है, क्या कारण है? तापमान में अधिकता, तापमान में कमी, या सामान्य मौसम, या वर्षा की अधिकता, इस तरह 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उच्च भूमि में क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होगी तो वहाँ फसल का उत्पादक भी कम होगा, उद्योग भी कम होंगे, जिसके कारण क्या होगा? रोजगार की कमी होगी, बेरोजगारियाँ बढ़ेंगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि अक्षांशों के आधार पर हम तापमान का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि आपको देखा होगा भारत के परिचय में हम अपने टॉपिक में आते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था बीच में समझाने के लिए। अब जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में आपने देखा होगा कि हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री है। भारत से ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो सबको पता है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आजकल वनडे एग्ज़ाम हो या लिखित जो भी एग्ज़ाम हो उनमें इस टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरी या कौन कौन। प्रश्न आता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या किन शहरों को टच करती है, किस राज्य में किस शहर को टच करती है, ये छूकर निकलती है, या किस शहर के से होकर ये निकलती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको पता हो, सबसे पहले हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक भी है इसकी, बहुत पॉपुलर ट्रिक है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, मित्र गमछा पर करके है। तो मित्र पर गमछा झाड़ करके एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं, लेकिन इनको याद तो करना ही करना है, पर इन राज्यों के बीच में जो सिटी हैं उनके जिन सिटियों के बीच से ये गुजरती है वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम इन 8 राज्यों को लिखकर आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किन से होकर ये गुजरती है। चलिए देख लीजिए इसको थोड़ा सा रफ करके, फिर बता दे रहे हैं इसी सूत्र के आधार पर। जो 8 राज्य हैं, मी से क्या होता है? मिज़ोरम। त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, वहाँ से मध्य प्रदेश,
झ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं। ठीक, अब पूछा जाता है कि कर्क रेखा की लंबाई के आधार पर सर्वाधिक किस राज्य से ज़्यादा, मतलब उसकी जो लंबाई के आधार पर बताना है कि सर्वाधिक किस राज्य से गुजरी है। तो जो सर्वाधिक है वह आपका मध्य प्रदेश राज्य से है। यानी आप लोग देखते होंगे, अब मेरे यहाँ मैप भी होता तो मैं बता देती कि ये आपका एमपी है, और जो ये कर्क रेखा जो यहाँ से गुजरी है सर्वाधिक किस राज्य को छूती है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर सर्वाधिक लंबाई में किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक लंबाई पे गुजरती है। दूसरा पूछा जाता है कि सबसे दूसरा कौन सा, यानी कम से, भाई एक तो अधिकता हो गई, सर्वाधिक में हो गया लंबाई में, ये सर्वाधिक में हो गई, और कम सबसे किस में से गुजरती है, आपका राजस्थान, ये सर्वाधिक में हो गया, और सबसे लंबाई में सबसे कम जहाँ से होकर गुजरती है वह है राजस्थान। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं कि सर्वाधिक लंबाई का किस राज्य से कर्क रेखा से होकर गुजरती कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश से, और कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक कम इस आंकड़ा या लंबाई लेती है, तो वो है राजस्थान। ये 8 राज्य हैं, ये इसकी ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार, ये अधिकतर सभी लोग बताते हैं ये ट्रिक, लेकिन सरल है इस वजह से सभी इस चीज़ को देखें, लेकिन मेन आपको पॉइंट है कि ये लंबाई कम कौन सा राज्य है, किस राज्य से होकर सबसे कम गुजरती है, तो राजस्थान से, और सर्वाधिक किससे, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है और किस राज्य का है, तो झारखंड जो है, झारखंड का रांची शहर, यानी कर्क रेखा पे कौन सा शहर स्थित है, तो ये झारखंड राज्य का रांची शहर। या पूछ सकता है कि कौन सी राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये रांची हमारी जो इसकी राजधानी है ये कर्क रेखा पर स्थित है। एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है। दूसरा एक और है, और भी शहर हैं, गांधीनगर आपका गुजरात में है, ये भी शहर कर्क रेखा पे, कर्क रेखा इससे भी छूकर थोड़ा सा होकर गुजरती है गुजरात से भी, और एक आपका भोपाल है। तो ये 3 और हैं, तो आप साइड में आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि गांधीनगर और भोपाल शहर, ये दोनों भी कर्क रेखा के में शहर स्थित हैं। तो एक तो रांची हो गया क्योंकि ये राजधानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा गांधीनगर भोपाल। ये प्रश्न बन जाता है तो इसके आधार पर ये बता दिया गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी। और आपको आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। हमारे भारत में इलाहाबाद नैनी से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मानक रेखा, हम जिसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की मानक रेखा, भारत की मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह इलाहाबाद में नैनी व मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। अब ये इसको मानक रेखा कितने अंश की है या कितने डिग्री है, तो ये आपकी 82.5 डिग्री। अब इसे 82.5 डिग्री ईस्ट, क्यों, क्योंकि ये एक टॉपिक है, इसे हम अगले चैप्टर में समझाएंगे। चलिए अब यहीं तक ये क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे का समझा देंगे कि भारत की मानक रेखा क्या है, और इसके आगे भारत का परिचय जो रह गया है थोड़ा बहुत, उसको कंप्लीट करते हुए पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ
समझ आ रहा है तो प्लीज़ लक्ष्य क्लासेस को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू वेरी मच।